नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आज हम लोग देखेंगे दीपावली के दिन कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके लिए, आप सभी के लिए दीपावली स्पेशल वीडियो। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण का मतदान कब होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 17 नवंबर को। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन शुरू है और पहले चरण का निर्वाचन कार्य जो है आपका 7 नवंबर को हो चुका है। अब द्वितीय चरण का जो निर्वाचन है वो 17 नवंबर को आयोजित किया जाना है। ठीक है, और 7 नवंबर को 20 सीटों पे निर्वाचन हो चुका है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र से अधिक के मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर मतदान कराया है? तो इसका सही जवाब है 80 वर्ष। तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर मतदान कराया है, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं और निर्वाचन बूथ तक उनको लाना एक कह सकते हैं कि सही व्यवहार नहीं है। और क्योंकि अब प्रशासन के पास काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं, कर्मचारी भी हैं, तो 3 दिन दिवस जो था वो निर्वाचन के लिए अलग से रखा गया, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनके घर जाकर कॉन्फिडेंशियल तरीके से गुप्त मतदान ही कराया गया और उनकी वोट को दर्ज किया गया है। तो ये पोस्टल बैलेट पे कराया गया है ना, और ये भी बिल्कुल संपन्न हो गया है। 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ की कितनी विधानसभा सीटों में निर्वाचन संपन्न होगा? इसका सही जवाब है 70 सीट। द्वितीय चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ के लगभग 70 सीटों पे मतदान संपन्न होगा। 70 सीटों पे, ठीक है। 2 चरणों में मतदान हो, आपको पता हो। पहले चरण में जितने नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे मतदान कराया गया, ताकि जो हमारे सैन्य बल हैं उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पे करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके। ठीक है, अब द्वितीय चरण में जो मतदान होगा वो 70 सीटों पे होगा, और जितने भी हमारा डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे उनको वापस बुला के इन क्षेत्रों में डिप्लॉय कराया जाएगा, और आसानी से यहाँ पे भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। तो इस बात को याद रखना है, 17 नवंबर को आपको मतदान करने अवश्य जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय चरण के मतदान का समय क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। ठीक है, द्वितीय चरण के समय जो मतदान होगा वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया जो हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अब ये मुख्य सूचना आयुक्त का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया? तो 2005 से आया, और 2005 में आपको पता हो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू किया गया। ठीक है, और उसके बाद से ही मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत में कंपलसरी हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, और इनका काम होता है कि किस तरीके से शासन की जो कार्य हैं उनकी सूचनाएं जनता तक पहुंच पाएं, क्योंकि एक्चुअल में सरकार जनता की है ना, सरकार तो जनता बना रही है, और उनसे ही हम चीज़ें छुपाएं ये ज़्यादा ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है चिली। तो चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब से शुरू हुआ? तो ये आपको याद हो कि पेरिस फ्रांस में COP21 हुआ था, जिसके तहत पेरिस समझौता किया गया था। उसी समय भारत ने और फ्रांस ने जो मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यानी इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसके तहत पूरे दुनिया के जितने भी पहले शुरू में जितने भी यानी उष्णकटिबंधीय देश थे, है ना, जिनके पास सूर्य के प्रकाश या सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं थी, उनका गठबंधन तैयार किया जाना था। धीरे धीरे इसमें पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो जुड़ते चले गए, और कारवां बड़ा होता चला गया। 95वां सदस्य जो है ये चिली बना है। ठीक है, चिली की राजधानी तो आप जानते ही होंगे, सैंटियागो है ना। ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है ना। चिली के में प्रमुख बात क्या है कि यहाँ आटाकामा का मरुस्थल है। आपको याद है दुनिया का जो सबसे शुष्क मरुस्थल का नाम आता है तो आटाकामा का मरुस्थल याद आता है। ठीक है, सोचिए यहाँ पे जो सौर विकिरण है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती होगी,
और इस कारण से चिली भी अब इसमें शामिल हो गया है। पेरू आप जानते हैं चिली के जस्ट ऊपर पे स्थित देश है ना। इसकी राजधानी लीमा है। कोलंबिया की राजधानी बोगाटा है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। ये सभी दक्षिण अमेरिकी देश हैं, ठीक है। लेकिन सदस्य कौन सा बना है? 95वां सदस्य चिली बना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। 80 स्वर्ण पदक सहित 227 मेडल के आसपास जीते हैं, ठीक है। अगर मैं गलत हूँगा तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और 80 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। इसके बाद सर्विसेज सेकंड नंबर पे है ना। सर्विसेज का नंबर आता है, फिर हरियाणा है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद केरल है ना। तो ये 5 राज्य हैं क्रम से, तो इनको याद रखना है आपको। और जो 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है, इसको याद रखिएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है ये इस वर्ष गोवा में हुआ है, ठीक है ना। गोवा को याद रखना है। और मुगा इसका शुभंकर था, है ना। और 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ होगा? तो ये उत्तराखंड में आयोजित होगा अगले वर्ष, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में आयोजित हुआ था। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियो कोस्टा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही जवाब है पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल में एंटोनियो कोस्टा के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इस्तीफा दिया है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और अंततः इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बात आपको याद रखना है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। पुर्तगाल हमारे देश से संबंधित है, ऐसे संबंधित है कि जब औपनिवेशिक काल था तो पुर्तगाल भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार था। और जो भारत की समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने की, जो कि पुर्तगाली नाविक था। इस बात को भी आपको याद रखना है। और जो गोवा है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब जो है और ये पुर्तगाल की कॉलोनी थे। सभी चले गए, पुर्तगाल नहीं जा रहा था। पुर्तगाल सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में जाने वाला यूरोपीय देश है भारत से, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हितेश मकवाना, बी संदीप कुमार सिंह, सी ज्योतिष वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो सही जवाब देंगे हमेशा की तरह मैं उनके कमेंट्स को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी दर्शकों को भी पता चल सके कि इसका सही जवाब क्या है। अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। सर्वाधिक यात्रियों वाले एयरपोर्ट में कौन प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है रायपुर एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना रायपुर जो है, यहाँ घरेलू यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। देश में किसी भी एयरपोर्ट से अधिक जो घरेलू यात्री हैं वो रायपुर एयरपोर्ट में आते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि उड़ान योजना के तहत और भी एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं, जैसे कि जगदलपुर एयरपोर्ट, बिलासपुर एयरपोर्ट, रायगढ़ एयरपोर्ट। इसके अलावा हम अंबिकापुर एयरपोर्ट भी कंप्लीट होने वाला है। लेकिन अभी तक रायपुर एयरपोर्ट ही सबसे ज़्यादा एक्टिव एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो बाकी जितने भी एयरपोर्ट हैं वो सब रायपुर से कनेक्ट होंगे और रायपुर पूरे देश से कनेक्ट है। और ये एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा अभी से प्राप्त है। और राज्य सरकार की पूरी कोशिश थी कि जो रायपुर एयरपोर्ट है इसको अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी मिले हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कह सकते हैं एक जो आवश्यकता है वो इसकी पूरी हो और राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जो बने वो रायपुर एयरपोर्ट बने। भविष्य में ऐसी संभावना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा वो रायपुर बनेगा। और निश्चित तौर पर क्योंकि छत्तीसगढ़ से काफ़ी लोग पर्यटन के लिए थाईलैंड, श्रीलंका, आपके इंडोनेशिया, है ना, इन सब देशों में ट्रैवल करते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी देश के लिए एक भी फ्लाइट चल जाती है तो बिल्कुल रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है रायपुर
रायपुर को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है, ठीक है। और इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता है ये छत्तीसगढ़ की, है ना। तो इसमें देश के विभिन्न राज्यों के और कुछ विदेशी खिलाड़ी भी आने की संभावना है, ठीक है। और ये ओपन प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई अंतिम मतदाता सूची में छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदाता हैं? तो इसका सही जवाब है 2.04 करोड़, है ना। तो इतने मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में, और इसमें ज़्यादा मतदाता जो हैं वो महिला मतदाता हैं। 1.02 मतदाता लगभग, या 0.3 मतदाता आप मान के चलिए, है ना, ये आपकी महिलाएं हैं। और 1.01 मतदाता जो हैं करोड़ में, है ना, ये पुरुष हैं। तो महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में मतदाताओं में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके जो भी क्वेश्चन अभी तीनों हम लोगों ने बनाए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे भी आज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये भविष्य में आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जबकि 23वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। 24वां स्थापना दिवस मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, है ना। उस हिसाब से अगर गिनेंगे, पहला 1 नवंबर 2000 को और 23 अभी, तो टोटल मिला के 24 स्थापना दिवस हमारे हो गए। लेकिन वर्षगांठ क्या होता है कि जब एक वर्ष हमारा बीत जाता है, जैसे 2000 को पहला स्थापना दिवस हुआ और 2001 को पहली वर्षगांठ हुई, ठीक है। तो 1 से गिनना शुरू करेंगे तो 23 को 23वीं वर्षगांठ हुई, ठीक है। तो 24वां स्थापना दिवस हमने मनाया। आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारियां हैं कि 1 नवंबर 2000 को हमारा गठन हुआ था, है ना। और जो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ, तो लोकसभा का 25 जुलाई और 31 जुलाई है ना। 25 जुलाई को पेश हुआ, 31 जुलाई 2000 को उसमें सिग्नेचर हुआ, 3 जुलाई को राज्यसभा में पेश, 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुआ, 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ, जबकि 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने, जो कि KR नारायण थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया। किसी भी सामान्य बुक के प्रथम पृष्ठ पे ये सारी जानकारी दी होती हैं, तो इसको याद रखना है। यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में FATF ने किन देशों को ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसका सही जवाब है इन सभी देशों को, है ना। पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया और एक लिट्स आइलैंड करके एक देश है छोटा सा, है ना। ये सारे देश जो है ना, ये या तो टेररिस्ट फंडिंग से जुड़े हुए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी को सर्कुलेट करना, वो सारे कार्य करने में ये देश थे। लेकिन इनके सिस्टम को सुधारने के लिए FATF ने ग्रे लिस्ट में इनको डाला था। और FATF आप जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूरा नाम है। और ये बहुत ज़्यादा लॉस करता है किसी इकोनॉमी को अगर इसको, किसी देश को उसकी ग्रे लिस्ट में डाला जाए, या कह सकते हैं उसकी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में भी कुछ देश हैं, जैसे कि आपका उत्तर कोरिया है ना, इस समय वो ब्लैक लिस्ट में है। ईरान को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। ये सारे देश ब्लैक लिस्ट में हैं। इसके अलावा भी कुछ देश आपको मिल सकते हैं इसकी ब्लैक लिस्ट में। तो बहुत ज़्यादा इसका बुरा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि FATF ने जो ये ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट निकालता है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष अभी T राजा कुमार हैं, है ना। तो इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब है IEA, यानी विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 जो जारी किया है IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है। और इसमें बताया गया है कि लगातार जो हमारी डिमांड है प्राकृतिक गैस और तेल की, वो बढ़ रही है।
2023 जो 2030 यानी 2030 तक यह अपनी चरम सीमा पर होगी। और इस कारण से जो पृथ्वी का तापमान है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, जो कि एक स्थायी टेम्परेचर, उतना अगर बढ़ गया तो वो स्थायी रूप से रहेगा। और इसका बहुत ही नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, जहाँ के ग्लेशियर लगातार पिघलेंगे, हिमालय के ऊपर के ग्लेशियर भी लगातार पिघलेंगे। और ये जो ग्लेशियर पिघलेंगे उससे समुद्री जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे बहुत सारे जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वो डूबेंगे। ठीक है। और मौसम में बहुत विकराल चेंजेस आएंगे। ये सब कुछ बताया गया है विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 में, जिसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है ना। और आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 6 माह की फ्री वीजा एंट्री की सुविधा दी है? तो इसका सही जवाब है भारतीयों की फेवरेट डेस्टिनेशन थाईलैंड, है ना। तो थाईलैंड में भारतीय नागरिक बहुत ज़्यादा यात्रा करने जाते हैं। ठीक है। थाईलैंड, बैंकॉक ये सब घूम के आते हैं। तो यहाँ पे थाईलैंड सरकार ने भारतीयों को 6 महीने की फ्री वीज़ा एंट्री की सुविधा दी है, ताकि वीज़ा अगर नहीं भी बन पाए तो वो परेशान ना हो, आराम से इस देश की यात्रा कर पाएँ। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ के भी नौजवान जो हैं ज़्यादातर पर्यटन के लिए कहाँ जाते हैं? थाईलैंड जाते हैं, है ना। ये क्रेज पूरे देश में है। और थाईलैंड में जाने के बाद यहाँ पे घूमना उनको पसंद है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। कि भारतीय नागरिकों के लिए 6 माह की फ्री वीज़ा एंट्री की सुविधा दी है। अच्छा, इस एंट्री को देने से भारतीय वीज़ा या पासपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। जो भारतीय कहते हैं पासपोर्ट इंडेक्स रहता है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें रैंकिंग हमारी नीचे रहती है। तो अगर थाईलैंड ने हमको ऐसी सुविधा दी है तो निश्चित तौर पर भारतीय पासपोर्ट की जो स्वीकृति है वो थोड़ी बढ़ी है ना। और ऐसे कुछ और देश भी होंगे, आप देखेंगे, जो हमको वीज़ा फ्री एंट्री देने की बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं श्रीलंका हमको ऐसा ऑफर दे रहा है। बांग्लादेश भी चाहता है कि ऐसी सुविधा उपलब्ध हो। नेपाल वगैरह भी हमको फ्री वीज़ा क्या, बिना पासपोर्ट के भी आप नेपाल में जा सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं जहाँ पे भी जिन भी देशों से मिलती है तो वो पासपोर्ट को मजबूत करता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को संगीत के शहर की मान्यता दी है? ठीक है। हाल ही में ऐसा किया है यूनेस्को ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगातार सीजीपीएससी के एग्जाम में आते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है ग्वालियर। ग्वालियर को संगीत के शहर की मान्यता दी है यूनेस्को ने। एक कह सकते हैं उपाधि, एक टैग दे दिया है। और इससे ग्वालियर की जो यानी पहचान है उसको एक नई पहचान मिल जाएगी, है ना। आपको पता हो तानसेन जो बहुत फेमस संगीतज्ञ थे, है ना, वो भी कहाँ के थे? आप के ग्वालियर के। तानसेन का आपका नाम पता होगा, रामतनु पांडे उनका नाम था, एक्चुअल नेम, है ना। इसके अलावा बैजू बाबरा भी इस एरिया से जुड़े हुए थे। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो ग्वालियर घराना है, संगीत का एक प्रसिद्ध घराना है। ठीक है। तो ग्वालियर का संबंध प्राचीन काल से ही संगीत के लिए रहा है। फिर ग्वालियर में जैसे कि सिंधिया जो मराठा ये राजा रहा करते थे, सिंधिया, है ना। तो वो लोगों ने उन लोगों ने भी संगीत को यहाँ पे यानी महत्व दिया है। ठीक है। तो ग्वालियर को आपको याद रखना है। यूनेस्को ने इस शहर को मान्यता दी है। और अगला सवाल जो